ढोल की थाप, जय श्री राम और धामी धामी के नारों पर सड़कों पर नाचते और मिठाई बांटते ये लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो उनके राज्य उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल के विधानसभा में पास होने का जश्न मना रहे हैं। इस कानून को लागू करने वाला उत्तराखंड आजादी के बाद देश का पहला राज्य बन गया है। जश्न मनाते बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि इससे मुस्लिम महिलाओं को नाइंसाफियों से छुटकारा मिल जाएगा और महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर रोक लगेगी। आजकल क्या था कि समाज एक नई दिशा में जा रहा था, जो युवा था वो रास्ता भटक रहा था, उसको भी एक कानून में ला करके धामी जी ने बहुत अच्छा ये काम किया, बहुत अच्छा, उनका धन्यवाद देते हैं। और मातृशक्ति को तो विशेष लाभ हुआ ही हुआ है। जो हमारा सम्मान में कमी आती थी या जो एक्स्ट्रा मैरिज की जो बात होती थी, उसमें आज इन्होंने एक विवाह का जो प्रावधान लाए हैं, उसके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने धन्यवाद। तो मातृशक्ति के लिए डबल खुशी की बात है कि हम लोग ज्यादा खुश है कि हमारे तो हित में बात हुई है, तो हम उनका धन्यवाद देते हैं। और मुझे ये लगता है कि आज उत्तराखंड से शुरुआत हुई है, ये एक पहला प्रदेश बनेगा और इसके साथ साथ पूरे भारत में इसकी लहर आएगी। जैसे राम मंदिर का सैलाब आया था ना, वैसे ही यूसीसी का सैलाब पूरे भारतवर्ष में आने वाला है। 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड की धामी सरकार ने अपनी विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को पास कर दिया। साल 2022 में चुनाव लड़ने से पहले धामी ने वादा किया था कि वो राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे और इसको लागू करेंगे। सरकार बनने के बाद इसी वादे को रफ्तार देते हुए धामी ने पूर्व जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई, जिसने इस पूरे मुद्दे पर काम किया। इस कमेटी ने 70 से ज्यादा मीटिंग्स की और 2.5 लाख से ज्यादा सुझावों को अपने ड्राफ्ट में शामिल किया, जिसके बाद उसने इसी साल फरवरी की शुरुआत में धामी सरकार को अपना ड्राफ्ट सौंप दिया। इसके बाद धामी सरकार ने इस बिल को पास कर दिया। लेकिन उत्तराखंड में विपक्ष और महिला संगठनों का आरोप है कि धामी सरकार जिन मुद्दों को तवज्जो दे रही है वो दरअसल राज्य के असल मुद्दे हैं ही नहीं। उनका सवाल है कि आखिर बीजेपी ने उत्तराखंड को ही यूसीसी लागू करने के लिए क्यों चुना। लेकिन द प्रिंट आज आपको बताएगा कि आखिर बीजेपी यूसीसी उत्तराखंड में ही क्यों लेकर आई है। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आज़ादी के बाद उत्तराखंड यूसीसी लाने वाला पहला राज्य बन गया है। 7-8 महीने पहले ये सुना था कि दिल्ली में मतलब उत्तराखंड सरकार नहीं ला रही, बल्कि इसको केंद्र ला रहा है, क्योंकि यूसीसी समान नागरिक संहिता ये भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन है, बहुत पुराना कैंपेन है और हमें उम्मीद है कि पूरे देश के लिए लाएंगे। ये उत्तराखंड के लिए ही क्यों लाए, उत्तराखंड में ही क्यों लाए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये प्रयोग करने का कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ टेस्ट करके देखते हैं, अगर यहाँ पर ये सफल हो गया, इससे पॉलिटिकल बेनिफिट हो गया, तो फिर इसको पूरे देश में बढ़ाएंगे। केंद्र में लाते सीधे सीधे, जब केंद्र में लाते तो पूरे देश में लागू होता है। और राजस्थान में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है, वहाँ पर भी लागू होता। उत्तराखंड है वो एक धार्मिक स्थली के रूप में भी जाना जाता है, पर्यटक स्थल भी है और धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में ज़्यादा जाना जाता है। यहाँ पे 4 प्रमुख तीर्थ स्थान हैं, यहाँ के बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे धाम है यहाँ पे, तो 4 धाम, गंगोत्री, जमुनोत्री, इस तरह से 4 धाम यहाँ पे माने जाते हैं उत्तराखंड के अंदर, जो हिंदू धर्म को और पुख्ता करते हैं। लेकिन कभी भी यहाँ पे हिंदू धर्म को लेकर उस तरीके की बातचीत भी कभी नहीं रही है। हरिद्वार, ऋषिकेश जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल भी रहे, मगर लेकिन ये जरूर रहा कुछ सालों से जब से भाजपा सरकार आई है, तो इसका पूरा भगवाकरण भी किया गया और इसको पूरी तरह से हिंदुत्व के को कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए इन स्थलियों का इस्तेमाल भी किया गया। समान नागरिक संहिता का वादा बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान किया था। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद इसे लेकर समिति बनाई गई थी। समिति ने 2.5 लाख से ज्यादा सुझावों के बाद यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने 4 फरवरी 2024 को यूसीसी के मसूदे को मंजूरी दी थी। ये मुद्दा 1 सदी से भी ज्यादा समय से राजनीतिक नैरेटिव और बहस का केंद्र बना हुआ है और बीजेपी के लिए प्राथमिकता का एजेंडा रहा है। लेकिन उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर राज्य में विपक्ष समेत माइनॉरिटी समुदाय और महिला संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर्ड कराने से महिलाओं के खिलाफ हिंसा में इजाफा होगा। महिला संगठन इसे पैट्रियार्कल और स्टेट द्वारा मोरल पुलिसिंग बता रहे हैं।
आंकड़े देखें, दहेज में कितनी मौतें हो रही हैं, कितना प्रताड़ित और उत्पीड़न किया जा रहा है महिलाओं का, डाउरी किलिंग्स जो हैं वो कितनी संख्या में बढ़ रही हैं, और तो और डोमेस्टिक वायलेंस जो एक पति पत्नी के बीच में होता है उसमें उसके आंकड़े जो हैं वो भयावह करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो समाज में व्याप्त कुरीतियाँ हैं, वो दहेज हो चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, उसको तो आप दूर कर नहीं पा रहे हैं। और आपने लिव इन को जिस तरह से रजिस्टर्ड करने की बात कही है, माँ बाप से अनुमति या माँ बाप को इन्फॉर्म करने की बात कही है, उससे कहीं ना कहीं बहुत सारे लूप होल्स हैं। समान नागरिकता संहिता जो जिस रूप में, जिस प्रारूप में यहाँ लाई गई है, हम उसके पक्ष में नहीं है। अतिक्रमण करता है आपकी प्राइवेसी में, आपके बेडरूम में भी सरकार अब झांकने की कोशिश कर रही है, और महिलाओं को बहुत दिक्कत होगी। यदि आपको कोई भी संशोधन लाना है तो वो संविधान में मौलिक अधिकारों पर संशोधन करना होगा, आर्टिकल 21 में संशोधन करना होगा, और वो संशोधन करने की हिमाकत भी पुष्कर सिंह धामी नहीं कर सकते, उनकी कैपेसिटी में ही नहीं है। तो संविधान में संशोधन करेगा पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट ने अगर करना है तो फिर केंद्र से बिल लाना चाहिए। ये जो एक पर्टिकुलर बात लेकर के आए हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बना रहे हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड तो सभी के लिए जैसा होना चाहिए, और उसके अंदर जो है ये कहा जा रहा है कि हम अनुसूचित जातियाँ जो हैं उनको भी छोड़ दें। तो अब जो पहाड़ की जनजातियाँ हैं उनके यहाँ पर पॉलीएंड्री होती है, एक वाइफ होती है और उसके 4 शौहर होते हैं। हालांकि वो प्रथा कम हो गई है, मगर है तो ना वो प्रथा, तो इसका मतलब वो प्रथा आपकी चालू रहेगी। यूसीसी का मतलब होता है सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून। यूसीसी की जड़ें 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं। इसकी जड़ें ब्रिटिश काल में देखी जा सकती हैं। ब्रिटिश शासन ने सबूतों और अपराधों में एक समानता लाने के लिए इस कानून को लाने की बात की थी, लेकिन क्योंकि उनकी प्राथमिकताएं दूसरी थी, इसी वजह से वो इस कानून को नहीं लेकर आ पाए। इसके बाद अखिल भारतीय जनसंघ ने इस मुद्दे को प्राथमिकता के साथ उठाया और इसको अपनी एक मुहिम में तब्दील किया। इसके बाद 1980 में बीजेपी के गठन के बाद बीजेपी ने भी इसे अपने प्रमुख मुद्दों में शामिल किया, और अयोध्या समेत यूसीसी को उन्होंने प्राथमिकता देते हुए इसके लिए मुहिम चलाई। हम लोग भारतीय जनसंघ से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई, और मैं जब बहुत छोटा था तब हम सुनते थे कि धारा 370-35 से हटनी चाहिए, क्योंकि उस समय एक नारा लगाया करते थे कि एक देश में 2 संविधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं होने चाहिए। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसको लेके अपना बलिदान तक दिया, तभी भी धारा 370 यथावत रही, और अनेकों सरकारें आई चली गई, लेकिन इस पे कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। और उसके साथ साथ हमने उस समय भी संकल्प लिया था कि देश भर में यूसीसी लागू होना चाहिए। जनसंघ के बाद जनता पार्टी बनी, फिर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ 6 अप्रैल 1980 को। तब भी हमारे उन संकल्पों में ये विषय था, भगवान श्री राम का मंदिर और ये 2 विषय। और जब हम चुनाव की तरफ बढ़े तो आप जानते हैं 1984 में हमें सिर्फ 2 सीटें मिली। बहुमत में सरकार उनकी थी, लेकिन कभी उन्होंने इस ओर अपना रुख नहीं अपनाया, कुछ करने की स्थिति में नहीं थे। और इस प्रकार के जो भी विषय, अब आप देखिए कि देश के अंदर से धारा 370-35 से हटा, और आप जानिए कि उस समय ये कहा गया था कि खून की नदियां बह जाएंगी, कत्लेआम मच जाएगा, लेकिन तो भी धारा 370 हटी, 35 से हटा, और कोई कत्लेआम तक नहीं हुआ। आज वही जम्मू कश्मीर अपने विकास की गाथा लिख रहा है। वहीं भगवान श्री राम के मंदिर के बारे में आप जानती हैं कि 500 वर्षों तक लोगों ने अपना बलिदान दिया, संघर्ष किया, लाखों लोगों ने बलिदान दिया। किसी भी संगठन को, किसी राजनीतिक संगठन के सामने 3 चीज़ें आवश्यक है: नीति, नियत और नेतृत्व। आज हमारे पास, भारतीय जनता पार्टी के पास ये तीनों चीज़ें। यदि मैं देश की बात करूं तो देश में हमारे नेता यानी नेतृत्व, कुशल नेतृत्व, सबल नेतृत्व हमारे माननीय मोदी जी हैं, और यहाँ हमारे धामी जी हैं। और नीति नियत दोनों की साथ साथ है। और आप देखिए कि जो कांग्रेस, जिसने वर्षों तक देश के अंदर और अन्य राज्यों में बड़े बहुमत के साथ उन्होंने शासन किया, और उसके बाद वो हिम्मत नहीं कर पाए क्योंकि उनकी नीति नियत में फर्क था। नेतृत्व में भी मैं कह सकता हूँ उनके अंदर भाव नहीं था, लेकिन ये इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, माननीय मोदी जी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके
मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से हमें मिली। और उसके बाद यहाँ पे यूसीसी 6 यानी कल 6 फरवरी को यहाँ पे पेश किया गया उसका बिल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और आज उसे सर्वसम्मति से कहिए, ध्वनि मत से कहिए, वो पास हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बीजेपी के उन आरोपों का जवाब देते हैं जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस को इसे लागू करने का सौभाग्य नहीं मिला। रावत के मुताबिक जब बीजेपी का गठन भी नहीं हुआ था तब से उनकी पार्टी यूसीसी को लाने पर काम कर रही है। जब भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ था जी। हमारा संविधान का ड्राफ्ट उस समय तैयार हुआ, और उसमें सब कांग्रेस के लोग थे। बाबा साहब अम्बेडकर थे, दो चार लोग और थे, लेकिन संविधान में थोड़ा बड़ी व्यापक तरीके से इस पर चर्चा हुई संविधान सभा में, और उसके बाद नेहरू जी, अम्बेडकर जी के आग्रह पर इसको जो है विशेष तौर पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम पर हमारे संविधान में जगह दी गई, और जिसमें केंद्र सरकार से कहा गया कि आप एक सहमति बनाने के लिए, ये वैयक्तिक कानूनों में सहमति बनाने के लिए, ताकि यूनिफॉर्म कानून बन सके पूरे देश के अंदर, आप काम करें, ये कहा गया। तो वो कांग्रेस का काल था। राज्यों में यदि हमने यूसीसी राज्यों को बनाने की इजाज़त दे दी तो इससे राज्य इसका दुरुपयोग कर सकते हैं अपने राजनीति के लिए। तो इसलिए भी हमारी चिंता है, हमारे सवाल जो है ये नहीं है, हम वी आर फॉर यूसीसी, हम कह रहे हैं यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड आना चाहिए, ये लॉ कमीशन को एक काम सौंपे, सबकी सहमति करवाई जाए और कुछ मिडिल पाथ निकाल करके, ताकि उसमें सबका समाधान हो सके। जहां एक तरफ देवभूमि में जश्न मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोगों में नाराजगी और विरोध है। उनका कहना यह है कि सरकार इस तरह के कानून लाकर लव जिहाद के मामले रिकॉर्ड करना चाहती है और वो एक तरह से लोगों की जिंदगी में दखल अंदाजी कर रही है, कि सरकार एक तरह से मोरल पुलिसिंग स्टेट में तब्दील होती जा रही है। वो इस असमंजस में है कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड का भविष्य कैसा होगा। द प्रिंट के लिए हिना फातिमा की रिपोर्ट।